हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। मैं हूं वेदिका निगम और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, यानी कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। देखो यहाँ तक आ गए हम कि सरकार को अपने पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए कानून बनाना पड़ा। यानी कि बेसिकली ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक संस्कार है जो कि रिस्पॉन्सिबल बनाता है बच्चों को अपने पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के प्रति कि उन्हें उनकी देखभाल करनी है, उनका मेंटेनेंस करना है अगर वो अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम दो चीजों की बात करते हैं कि ये इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर टोटल चैप्टर्स हैं 7, ठीक है। और सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शंस हैं यहाँ पे 32। माइनर एक्ट है ये। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 29 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली थी इस एक्ट को। कब मिली थी? 29 दिसंबर 2007। तो ये हो गई हमारी इनेक्टमेंट डेट। अब मान लीजिए कि शर्मा जी का जो बेटा है उसने बोला कि पापा अब तो मैं बड़े घर में शिफ्ट होना चाहता हूं, मैं बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पर शर्मा जी क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम बड़े घर में शिफ्ट हो जाओ और मैं ट्राइब्यूनल में शिफ्ट हो जाऊंगा। जो पहले के लोग थे वो अपने बच्चों को डांट देते थे, मार देते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। चलिए जोक्स अपार्ट हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य था इस एक्ट को बनाने का। वैसे तो इसका उद्देश्य समझने की जरूरत है नहीं, बिकॉज नाम से ही समझ में आ रहा है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट guaranteed and recognized under the constitution and for matters connected therewith or incidental thereto। यानी कि इस एक्ट के पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए जो प्रोविजंस हैं उनको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। गवर्नमेंट को लगा कि जो ओल्ड है, एल्डरली पीपल है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ में ही उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो चैप्टर 1 है इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? इसमें टोटल 3 सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। पहला जो सेक्शन है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी एक्ट का प्रिलिमिनरी, जिसको अगर हम बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि उसमें डेफिनेशन आ जाएगी, इन्फोर्समेंट डेट आ जाएगी, ठीक है, तो हमें पूरा एक्ट समझने में आसानी होगी। देखिए दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ये आपको पता है, ठीक है। अब क्या है, ये इसकी एक्सटेंट कहाँ है, विस्तार कहाँ तक है इस एक्ट का? तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है ना, ये वाला प्रोविजन हट गया। कब से हट गया है? 2019 से। अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। और यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दी गई है, इम्पॉर्टेंट है, इट अप्लाइज ऑल्सो टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं और भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उन पर भी ये एक्ट अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर इट शैल कम इनटू फोर्स in a state on such date as the state government may by notification the official gazette appoint। यहाँ पर क्या है, कोई भी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट डेट नहीं दी गई है जैसे कि बाकी एक्ट्स में दी जाती है। यहाँ पर बोला गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली इस एक्ट को अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन्फोर्समेंट डेट याद रखनी है विच इज 29 दिसंबर 2007, ठीक है। और क्योंकि हम एमपी एडीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं तो हमें मध्य प्रदेश की पता होनी चाहिए कि एमपी में ये कब इन्फोर्स हुआ। तो ये इन्फोर्स हुआ था 23 अगस्त 2008, राइट। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो तो एक तो इन्फोर्समेंट डेट से आ सकता है एमपी के लिए, और सेकंड चीज कि ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ में ये भी याद रखना है कि ये भारत के नागरिकों पर भी लागू होगा जो कि भारत के बाहर रहते हैं।
क्लियर है? चलिए अब आ जाएंगे हम डेफिनेशंस पे। सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन से तो जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर आ रही है चिल्ड्रन की। किसकी आ रही है? चिल्ड्रन की। ठीक है, अब बच्चों में कौन कौन आ जाएगा यहाँ पर? देखिए, इंक्लूड सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। ठीक है, कौन से 4 लोग आ रहे हैं? सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो मेंटेनेंस और वेलफेयर नहीं देख सकते हैं अपने पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन्स का। क्लियर है? तो ये चारों चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चारों आएंगे इसमें। चलिए, सेकेंड डेफिनेशन डील्स विथ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है? भरण पोषण है। इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, 5 चीजें हैं। बेसिकली क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें होती हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं। कहावत आप सभी ने सुनी होगी, पर यहाँ पर 2 चीजों को और ऐड किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और उपचार। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड डेफिनेशन डील्स विथ माइनर। अब माइनर कौन है यहाँ पर? माइनर हो जाएगा मीन्स अ पर्सन who under the provision of the Majority Act is deemed not to have attained the age of majority। ठीक है, मेजोरिटी एक्ट का जब आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने मेजोरिटी अटेंड नहीं की है वो माइनर है, यानी कि 18 साल से कम के बच्चे जो हैं वो माइनर होंगे। ठीक है, इसके ऊपर के जो मेजोरिटी जिन्होंने प्राप्त कर ली है 18 साल से ऊपर के हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई होता है और उन्हें ही चिल्ड्रन माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट इज क्या है यहाँ पर? कौन सी डेफिनेशन है? पेरेंट। ठीक है, अब पेरेंट कौन है? माता पिता कौन है? पेरेंट में कौन कौन आ जाएगा? मीन्स फादर और मदर, वेदर बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव, स्टेप फादर और स्टेप मदर, एज द केस में बी, वेदर और नॉट द फादर और द मदर इज अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, माता या फिर पिता पेरेंट में आ जाएंगे, चाहे वो बायोलॉजिकल हो यानी कि आपके रियल मदर फादर हो। ठीक है, सेकंड है एडॉप्टिव, यानी कि जैसे कि अगर आपको किसी ने एडॉप्ट किया है, माता पिता, एडॉप्शन एक्ट पढ़ा है ना वहां पे। एडॉप्शन एक्ट में क्या है कि अगर किसी माता पिता बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वो उसका एडॉप्टिव चाइल्ड हो जाता है और वो पेरेंट्स कौन हो जाते हैं? एडॉप्टिव पेरेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर स्टेप फादर भी आ जाएंगे और स्टेप मदर भी आ जाएगी, यानी कि मान लीजिए कोई स्पाउस है, उनमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो जो आपके सेकंड मदर और सेकंड फादर होते हैं वो स्टेप फादर और स्टेप मदर कहलाएंगे, वो भी पेरेंट में आ जाएंगे। ठीक है, और चाहे फादर या मदर सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? 60+ वाले। ठीक है, यानी कि जो 60 साल से कम के हैं, ठीक है, वो पेरेंट होंगे, नहीं तो फिर उनको इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वेदर और नॉट द फादर और द मदर इज अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट है 2E, प्रिस्क्राइब, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो प्रिस्क्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2F, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर्टी का क्या मतलब है इस एक्ट के अंतर्गत? मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। सेकंड क्या है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि पैतृक संपत्ति, या फिर अगर आपने खुद से कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो वो हो जाएगी सेल्फ एक्वायर्ड। और थर्ड है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टेंजिबल और इंटेंजिबल। अच्छा, टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, लाइक कार, फर्नीचर। ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गई, वो हो गई आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल क्या होगा? ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो वैल्यूएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, लाइक कोई ब्रांड नेम हो गया या फिर ट्रेड, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें जो है वो आपके इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं।
तो ये मतलब ध्यान रखिएगा, मूवेबल, इमूवेबल, सेल्फ एक्वायर्ड, एंसेस्ट्रल, टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इस एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2G में आ जाइए। 2G बात कर रहा है रिलेटिव की। अब यहाँ पर रिश्तेदार कौन है, नातेदार कौन है, रिलेटिव में क्या आ जाएगा, means any legal heir of the childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death। ठीक है, तो मतलब कोई भी लीगल वारिस, अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, उनकी डेथ के बाद जिसका भी राइट बनता है उनकी प्रॉपर्टी पर, वो हो जाते हैं रिलेटिव। ठीक है, जो कि माइनर नहीं है, उन पर जिम्मेदारी आती है अपने पेरेंट या फिर सीनियर सिटीजन की देखभाल की। मान लीजिए एक स्पाउस है, ठीक है, उनके बच्चे नहीं है लेकिन उनके भाई के बच्चे हैं, तो अब उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद किसको जाएगी प्रॉपर्टी, भाई के बच्चों को जाएगी। तो भाई के बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो इन सीनियर सिटीजन्स की जो है देखभाल करें। ठीक है, तो सीधा सा सिद्धांत है, अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। चलिए, नेक्स्ट इज 2H, डील्स विद सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन कौन है, वरिष्ठ नागरिक कौन है, मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव। ठीक है, जो कि भारत के नागरिक हैं और जिनकी उम्र जो है 60 प्लस है। ठीक है, 60 प्लस है। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य के लिए तो जो गवर्नमेंट होगी वही स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में क्या हो जाएगा, मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, प्रशासक हो जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन डील्स विद ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या है सॉरी, मीन्स द मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का, वो हम सेक्शन 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वेलफेयर। वेलफेयर मतलब कल्याण, मीन्स प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स और अदर एनिमिटीज नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर या फिर कोई भी एमेनिटी जो उनकी जरूरत के लिए है, वो हो जाएगा उनका कल्याण, वेलफेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2। अब हम आ जाएंगे सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 डील क्या करता है, एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक है, इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट है सभी एक्ट्स पर। देखिए क्या कहता है, The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे सेक्शन 3। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, मम्मी का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है ना, वैसे ही किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, ये वाला जो एक्ट है ना वो मम्मी है। ठीक है, मतलब इस वाले एक्ट का जो है ना ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, इसी लास्ट में इसी का डिसीजन माना जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर 1। आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का जो है ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो जाके अपनी जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए सेटल हो जाते हैं बाहर, और पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनके रिलेटिव हैं, ठीक है, जो जिनके वो लीगल हेयर्स हो सकते हैं, वारिस हो सकते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए नहीं होता है कुछ। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बच्चों को, ठीक है, उनको बाउंड करता है ये वाला लॉ, और सीनियर सिटीजन्स को और पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा ये एक्ट है जो कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स जो है वो ट्राइब्यूनल का, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और अपने राइट को मांग सकते हैं। ठीक है, और जो ट्राइब्यूनल है वो सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के ही फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।